चलिए जी बालक, स्टार्ट किया जाए जहाँ तक हुआ था। तो पिछले क्लास में हम लोग गए, बैटरी नहीं है, एक तो पिछले क्लास में स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़े थे और क्या था? ठीक है, हाँ ठीक है। तो डी ब्रॉगली वेव के लिए वेवलेंथ डिराइव किए थे, यही ना बालक? आगे हेडिंग दिया जाए एक्सप्रेशन ऑफ, हेडिंग देंगे एक्सप्रेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ expression of de Broglie wavelength of moving electron, heading दिया जाए expression of de Broglie wavelength of moving electron, expression of de Broglie wavelength of moving electron। मतलब कोई मूविंग इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमको फाइंड आउट करना है। पिछले क्लास में डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड आउट किए थे लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। क्लियर है बालक? तो यहाँ भी एक रिलेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। लिखा जाए लैंग्वेज, लिखेंगे लेट अस कंसीडर अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, let us consider a beam of electron traveling through a potential difference of V volt, potential difference of V volt, potential energy of potential difference of V volt, फुल स्टॉप देके लिखेंगे the electron acquire kinetic energy, हो गया बालक? अब देखिए आपने क्या लिखा है, आपने यही लिखा है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है और इसको ध्यान देंगे भी पोटेंशियल दिया जा रहा है, ठीक है, भी पोटेंशियल दिया जा रहा है, तो आप जानते हैं कि किसी को पोटेंशियल देना मतलब एनर्जी देना, और एनर्जी गेन करके क्या कर लेता है, तो ये अपना काइनेटिक एनर्जी बढ़ा लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जितना पोटेंशियल देंगे, लो पोटेंशियल देंगे तो थोड़ा सा एनर्जी बढ़ेगा, ज्यादा पोटेंशियल देंगे तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। तो आप बोलेंगे सर काइनेटिक एनर्जी जो होगा, काइनेटिक एनर्जी ये होगा इलेक्ट्रॉन के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल, इलेक्ट्रॉन के पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट होगा। अब सवाल ये है कि सर यहाँ पर ई से मल्टीप्लाई क्यों कराए हैं, तो हमको ये बताइए कि ये पोटेंशियल आप किसको दिए हैं? भी पोटेंशियल आपने किसको दिया है? तो इलेक्ट्रॉन को दिया है। ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रॉन भी पोटेंशियल गेन कर रहा है तो इसके पास क्या जा रहा है? काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल अगर लो होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी लो होगा, पोटेंशियल हाई होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा? हाई। क्लियर है बालक? तो यहाँ पे अगर हमको लिखना हो तो लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई इंटू भी। अब काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? तो हाफ mv² होता है। ठीक है, ये ई इंटू भी, देखिए दो भी है इसलिए एक छोटा कर लिया हमने ताकि मालूम रहे कि एक वेलोसिटी है, एक पोटेंशियल है। दोनों को भी लिख देंगे तो आपको मालूम नहीं चलेगा। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि भी क्या है?
पोटेंशियल है और ये भी क्या है, वेलोसिटी। समझ में आ जाएगा ना जी, ये लिख देंगे। तो अब आपने बोला कि सर क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम वी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ई वी, ये हो सकता है, देख लीजिए। तो और ये m कैसा है, तो दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसको हमको डी ब्रॉगली वेवलेंथ में कन्वर्ट करना है, तो ये बताए डी ब्रॉगली वेवलेंथ में लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p था। इसका मतलब कि यहां पर हमको p होना चाहिए। तो हमको ये बताइए कि p इक्वल टू आपको क्या पढ़ाया गया, मोमेंटम क्या होता है, तो मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो आपने बोला कि सर यहां पर वेलोसिटी स्क्वायर है, अगर मास का भी स्क्वायर हो जाए तो p स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विथ मास ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ है मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये मास है किसका, इलेक्ट्रॉन का। अगर परेशानी है तो आप लिख सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हमने क्या किया, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिए। तो देखिए, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो हमने क्या किया, एक m इधर रखा, इसमें एक और मल्टीप्लाई हुआ तब स्क्वायर हुआ है। अभी तो बोला हमने कि हम लोग m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे, हमको मोमेंटम में चेंज करना है। तो देखिए इधर एक ही मास था, एक मल्टीप्लाई कर दिए तो स्क्वायर हो गया, और इधर नहीं था तो यहाँ पर m ही आ गया है। बाकी पहले से आपका क्या था, 2 था, e था और v था। अब यहाँ पर हम जानते हैं, ठीक है, वी नो दैट P इक्वल टू एम भी होता है, ये हम जानते हैं पहले से। और दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा, तो अगर ये स्क्वायर होगा तो ये भी तो स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब कि इन दोनों को किससे रिप्लेस करना होगा, P स्क्वायर से। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, वी रिप्लेस P स्क्वायर इक्वल टू 2ma इंटू ई वी। क्लियर है बालक। अब यहाँ पे P का वैल्यू निकालना होगा, तो P का वैल्यू कितना हो सकता है, √2me इंटू ई वी। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब me क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, E क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन टू द इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन को आप पोटेंशियल दिए है वही पोटेंशियल ये है। इसको यहाँ लिख भी दिए हैं कि V क्या है, पोटेंशियल, V क्या है, वेलोसिटी। कोई दिक्कत यहाँ तक, लिखे थे इसको। हो गया बालक, चल। तो यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। अब ये कहां यूज करने वाले हैं, तो फ्रॉम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, आगे बढ़ाया जाए, ध्यान देंगे। फ्रॉम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना है, तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन पी, यही है ना बालक। तो h अपॉन पी का वैल्यू तो अभी आपने बताया
कि √2 हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब सारा वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन कितना लेते हैं 2। यहां लिखना होगा वेयर h इक्वल टू प्लैंक्स constant, its value is 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second. Me mass of electron or 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. If for electric charge 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, और भी is the potential। अब ये सारा वैल्यू इसमें रखना होगा फ्रॉम इक्वेशन 2। तो लैम्डा इक्वल टू h, तो h का वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 और √2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस 31। इसके बाद चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है। और एक भी था तो भी को अलग रख लेंगे क्योंकि भी तो दिया ही नहीं है, ठीक है। अब इस सारे डाटा को आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा आपका लैम्डा इक्वल टू 12.27 अपॉन √v इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। इसको छोड़कर ये सारा सॉल्व कीजिएगा ना, ये सारा तो ये आएगा ये दोनों, और ये नीचे है तो इसको रखा गया। अब इसको थोड़ा और चेंज करते हैं, इसको अगर नैनोमीटर में लिखना होगा तो 1.227 अपॉन √v और नैनोमीटर। कैसे, तो एक जीरो नीचे लाइए तो ये आगे चला जाएगा और 10 टू द पावर माइनस 9 को क्या कहा जाता है, नैनो, ठीक है। ये -10 है, एक जीरो कम कीजिए नीचे लाइए, तो नीचे लाइए तो ये डेसिमल आगे चला जाएगा और 10 टू द पावर माइनस 9 को क्या बोलेंगे, नैनो। और आपको मालूम है कि 10 टू द पावर माइनस 10 को एंगस्ट्रम भी कहा जाता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12.27 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम, ठीक है, क्योंकि इसी को एंगस्ट्रॉम कहा जाता है। 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर को ही एंगस्ट्रॉम हम लोग बोले। तो दैट इज द वेवलेंथ। पीछे कितना था, 2 था ना, ये हो जाएगा 3। तो कहाँ से लिखना है, तो सारा वैल्यू देख लिए, मीटर में, नैनोमीटर में, एंगस्ट्रम में। हो गया, आगे बढ़ा दे। नेक्स्ट,
चलिए हो गया बालक। बोल रहे हैं, लिखिए तो लैंग्वेज इसका। इक्वेशन नंबर 3 is used to determine de Broglie wavelength. Equation number 3 is used to determine de Broglie wavelength of an electron moving through a potential difference V, हो गया बालक। इसका मतलब भी हमको मालूम चल जाए तो हम वेवलेंथ बता सकते हैं मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए कि वेवलेंथ कितना होगा। अब देखिए ये पोटेंशियल कहाँ मालूम चलेगा, सवाल ये है कि सर यहाँ पर भी आकर रुक गया है, ये भी क्यों रुक गए हम लोग, तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट से मालूम चलेगा जिसका नाम है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। उसी एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, 0 वोल्ट का पोटेंशियल देकर इलेक्ट्रॉन को चेक करेंगे कि इसका वेवलेंथ कितना आ रहा है। ठीक है, तो वहां पर जब चेक कीजिएगा तो मालूम चलेगा कि 54 वोल्ट पर, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ देता है और वो कितना होगा, तो 0.0226 नैनोमीटर का वेवलेंथ बनाता है। तो इसके लिए अगला टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ेंगे जिसका नाम है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो याद रखेंगे ये यहाँ पर अननोन है, यहाँ पे वैल्यू नहीं लिया गया है। अगले एक्सपेरिमेंट में डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में ये वैल्यू हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग दिया जाए डेविसन, हेडिंग देंगे डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। हो गया बालक। अब इसी एक्सपेरिमेंट में जो आपने भी रखा था वो वोल्टेज हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है बालक? तो लिखेंगे डेविसन एंड जर्मर परफॉर्म an experiment. Davison and Germer perform an experiment in 1927 to study the wave nature of electrons. They used the diffraction effect of electron radiation. Scattered by crystals. हो गया बालक, स्कैटर्ड बाय क्रिस्टल। क्लियर है? तो देखिए अब सवाल ये रहा कि सर ये क्या बताएगा, तो अभी तो आपको बताए हैं कि देखिए यहाँ पर हम लोग वेवलेंथ के लिए मतलब ये फॉर्मूला जनरेट कर लिए कि इसी फॉर्मूला से हम लोग इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकालेंगे।
अब याद रखेंगे कि पोटेंशियल पे डिपेंड करता है कि आपका वेवलेंथ कितना होगा, आप कितना पोटेंशियल गिवन है सिस्टम में, पोटेंशियल पे ही डिपेंड करता है वेवलेंथ। तो 1927 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया डेविसन और जर्मर द्वारा, और इसमें क्या किया गया, तो एक इलेक्ट्रॉन गन से निकेल क्रिस्टल पर बम्बारमेंट कराया गया। जब इलेक्ट्रॉन गन से निकेल क्रिस्टल पर किसका बम्बारमेंट कराइएगा, तो इलेक्ट्रॉन लाइट बीम का। तो इलेक्ट्रॉन लाइट बीम जब टकरा रहा है किसे, निकेल क्रिस्टल से, तो स्कैटर्ड हो जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक डिटेक्टर लगा के उसको डिटेक्ट करेंगे कि जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम है उसका वेवलेंथ कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना है। तो अब ये डायग्राम बनेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो हम डायग्राम बना दे रहे हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। चलिए देखिए इसका डायग्राम।
चलिए ध्यान देंगे। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गन लिया गया है और बीच में एक कॉलीमेटर होता है जी, ध्यान देंगे। जैसे आपके सामने ये बल्ब है, तो यहाँ से लाइट निकल के चारों तरफ फैल रहा है, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि वो लाइट सीधे आए, तो इसके लिए हम लोग कॉलीमेटर डिवाइस का यूज करते हैं। कॉलीमेटर क्या करेगा, लाइट बीम को सीधे पास कराता है। और ये भी कौन है, तो इलेक्ट्रॉन बीम है। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, तो हम क्या करेंगे, कॉलीमेटर डिवाइस का यूज करेंगे। कॉलीमेटर डिवाइस क्या करता है, तो कॉलीमेटर डिवाइस जो होता है लाइट बीम को, ठीक है, डेविएट नहीं होने देगा। तो जब निकेल क्रिस्टल पर ये इंसिडेंट होता है, ये चारों तरफ स्कैटर्ड हो जाएगा। तो स्कैटर्ड होगा तो ध्यान देंगे, कुछ इधर भी जाएगा, कुछ इधर भी जाएगा, कुछ इधर भी, मतलब सभी दिशाओं में, चारों इन ऑल डायरेक्शन क्या होगा, स्कैटर्ड होगा, फैल जाएगा। अब हम ऑलरेडी क्या किए हैं, तो हमें इसके सर्कुलर पाथ में, ठीक है, एक फ्रेम लगाकर एक सर्कुलर पाथ में एक मूवेबल इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर अटैच किया गया है। ये क्या होगा कि जैसे ही यहां से, ध्यान देंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन बीम टकराएगा और चारों तरफ स्कैटर्ड होगा, तो ये अलग एंगल पर क्या करेगा, रिसीव करेगा उस स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम को, और रिसीव करके उसका वेवलेंथ का मेजरमेंट करेगा। मतलब कि आप यहाँ पे रखे हैं, तो ये एंगल कुछ लीजिएगा, जैसे आपने फाई लिया, ठीक है, यहाँ आपने थीटा लिया, तो ये फाई अगर यहाँ पर हम बोल दें कि 50 डिग्री है, तो 50 अचानक नहीं हुआ है बालक, ये यहाँ से स्टार्ट होगा 0, ठीक है, 1 2 3 4 5 करके ये 50 आया हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पर रखा गया है और ये चारों तरफ मूव करता है, ऐसा नहीं कि यहीं पर रहेगा, ये चारों तरफ मूव करेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मूवेबल, ये मूव करने वाला होता है। तो हमें मूव क्यों करेंगे, तो अलग अलग एंगल पर हम पोटेंशियल देंगे, किसको, इलेक्ट्रॉन को, और पोटेंशियल देकर देखेंगे कि हमारे पास 10 डिग्री पे वेवलेंथ कितना रहा है, 20 डिग्री पे कितना है, 30 पर कितना है, 40 पर, इस तरीके से टोटल 360 तक आपको चेक कर लेना होगा, ठीक है। तो ये डायग्राम है, ये बना लीजिए, इसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बनाइए, बनाओ। लग रहा है कि नहीं बनेगा तो फोटो खींच लो अपना, बनाते रहो ना, हम ग्रुप में डाल देंगे। हो गया बालक, तो ये क्लियर है। इसको क्या बोलेंगे, तो देखिए इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम होगा, और ये जो है होगा स्कैटर्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब यहां से चारों तरफ स्कैटरिंग हो गया, तो इसको आप स्कैटरिंग एंगल भी कह सकते हैं, या इसको एंगल ऑफ ग्लैंसिंग भी कहा जाता है। यहाँ पर दो एंगल है, एक फाई है, एक थीटा है, तो ये दोनों का अलग अलग नाम है बालक, ठीक है। तो यहाँ पर अगर लिखना हो scattered beam of इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो जाएगा, इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। बना लीजिए, एंगल लिख देंगे, यहां पर लिख दे रहे हैं एंगल के बारे में, वेयर फाई इक्वल टू और थीटा इक्वल, लिख लीजिए। फाई का नाम क्या है, तो स्कैटरिंग, फाई का नाम क्या देंगे, स्कैटरिंग एंगल देंगे, और थीटा का नाम क्या देंगे, एंगल ऑफ ग्लैंसिंग, ठीक है, लिख दे इधर। स्कैटरिंग एंगल कहा जाएगा, और ये जो थीटा है, ये थीटा है, इसका नाम बताइए, एंगल ऑफ ग्लैंसिंग। एक बार और बताए थे, कहां पर, लाइट जब पढ़ा रहे थे ना बालक, तो पूछा गया था कि सर सरफेस के साथ नीचे वाला एंगल का नाम क्या हो, एंगल ऑफ ग्लैंसिंग होगा। इस सरफेस के साथ निकेल क्रिस्टल के साथ बनाता है। चलिए
हो गया बालक। तो इसमें अगर पूछा जाए कि इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है बताइए, तो थोड़ा सा लिख लेंगे लैंग्वेज के टर्म में। हो गया बालक, आगे बढ़ा जाए। लिखेंगे इसके नीचे इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द important parts of the given experiment और given setup। ये जो सेटअप है इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट कौन आपको दिख रहा है बताइए। तो आप बोलेंगे कि सर एक नंबर में तो हमको इलेक्ट्रॉन गन ही दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन गन है ना बालक। दूसरा क्या दिख रहा है आपको बताइए, निकेल क्रिस्टल, निकेल क्रिस्टल। और तीसरा क्या दिख रहा है जी, तो डिटेक्टर। देखिए वहां पर ऑलरेडी है हमारे पास मूवेबल इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। तो 1 2 3 लिख लीजिए। तो वो फ्रेम से कनेक्टेड होता है सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए, ठीक है। वो फ्रेम से कनेक्टेड होता है सेंटर पे, वो चारों तरफ मतलब इसके चारों तरफ सराउंडिंग में घूमेगा। अब इसको एक बार और समझ लेते हैं, उसके बाद लिखना हम चालू करेंगे। तो इसके बाद वर्किंग हम लोग लिखने वाले हैं। हो गया बालक, ये लिखना था 1 2 3। और कुछ लिख रहा है क्या जिसमें? हो गया बालक, चलिए। तो ध्यान देंगे, इसको समझना होगा। थोड़ा सा एक बार और समझते हैं कि ये जो आप डिटेक्टर यहाँ देख रहे हैं ना, ये यहाँ नहीं, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ से फिर अलग अलग एंगल पर। तो सवाल ये है कि सर ये डिटेक्टर अगर यहाँ रहेगा, हमने बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग जीरो पोटेंशियल से या भी पोटेंशियल से स्टार्ट करते हैं। तो ये बताइए कि अचानक आप ये नहीं ना कह दीजिएगा कि हम 54 वोल्ट का पोटेंशियल दिए हैं, क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट होता है तब तो हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, 1 वोल्ट पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया गया और डिटेक्टर को यहां रख के देखा गया कि 1 वोल्ट पोटेंशियल पर और थीटा इक्वल टू, ठीक है, फाई इक्वल टू कितना ले लिया जाए, तो जीरो से ज्यादा ही लेना होगा। तो आप बोलेंगे सर 1 डिग्री पर, फिर 2 वोल्ट लेकर ध्यान देंगे तो 1 वोल्ट पर क्या 1 डिग्री पर नहीं, टोटल 360 पर चेक करना है, ठीक है। 1 डिग्री पर, 2 डिग्री पर, ऐसे करते करते टोटल 360 पर चेक किए। फिर देखा गया कि अगर हम 2 वोल्ट देते हैं इलेक्ट्रॉन को, जो भी है इसको 2 वोल्ट रखा जाए और फिर एंगल कुछ बढ़ा लीजिए 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से स्टार्ट करेंगे। तो जब 2 डिग्री का पोटेंशियल दिया गया, 2 वोल्ट का पोटेंशियल दिया गया और फिर 0 से 360 तक देखा गया कि किस पॉइंट पर वेवलेंथ मैक्सिमम हो रहा है। फिर यही करते करते जब हम 54 वोल्ट के पोटेंशियल पे पहुंचे और इस समय जो स्कैटरिंग एंगल रहा 50 डिग्री रहा, तो इस पॉइंट पर मतलब 50 डिग्री स्कैटरिंग एंगल पर और 54 वोल्ट के पोटेंशियल पर देखा गया ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है इसका वेवलेंथ मैक्सिमम हो जा रहा है, ठीक है। तो सवाल ये है कि ये डायरेक्ट 54 पे ही चेक हुआ होगा? नहीं, कोई भी काम इनिशियल से स्टार्ट होता है तो ये एकदम 1 से स्टार्ट होगा। ये एंगल एक ही बार में हम लोग 50 ले लिए हैं? नहीं, अभी तो बताया शुरू से स्टार्ट हुआ होगा। लेकिन जब हम इस पॉइंट पर पहुंचे, जब हम लोग 50 डिग्री पर और 54 वोल्ट पर पहुंचे, तो हमने देखा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका वेवलेंथ मैक्सिमम हो जा रहा है। इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ क्या हो जा रहा है? मैक्सिमम हो जा रहा है वाला, ठीक है। तो
ये कैसे मालूम चलेगा कि वेवलेंथ कितना होगा और मैक्सिमम कितना होगा, इस पे हम बात करते हैं। तो ध्यान देंगे बालक, अभी एक फॉर्मूला आपने निकाला था, शायद आपको याद होगा, लैम्डा इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट भी, याद है। और ये किस में था, तो एंगस्ट्रम में था, ठीक है। ये 10⁻⁻10 मीटर भी आप ले सकते हैं। हमने बोला कि एक नैनोमीटर वाला भी बताए थे, तो ये था 1.227 अपॉन अंडर रूट भी नैनोमीटर, याद है। तो जब यहां पर पोटेंशियल का वैल्यू, जब इस पोटेंशियल का वैल्यू हम लोग 54 वोल्ट रख देते हैं, 54 वोल्ट, ठीक है, तो इस केस में इसको सॉल्व करने पर रिजल्ट जो आता है वो 0.02426 नैनोमीटर आता है। क्या आता है, नैनोमीटर। तो अब ये बताइए कि ये आप क्या निकाल दिए, तो आप बोलेंगे सर तो वेवलेंथ हो गया। किसका वेवलेंथ, तो मूविंग इलेक्ट्रॉन का। तो ये मूविंग इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कितना है, तो मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम होने के लिए दो कंडीशन बताइए। तो याद रखेंगे, स्कैटरिंग एंगल 50 डिग्री होना चाहिए और पोटेंशियल कितना वोल्ट, 54 वोल्ट होना चाहिए। इतना पर ही दोनों मैक्सिमम होता है। और जब चेक हुआ है तो ये अचानक तो चेक नहीं हुआ है, एकदम स्टैटिक पोटेंशियल से चेक हुआ है। क्योंकि आपने देखा है पीछे हम लोग भी का वैल्यू कुछ रखे ही नहीं थे। क्यों नहीं रखे थे, क्योंकि इसी एक्सपेरिमेंट में ये बताया गया था दोनों वैल्यू हम लोगों को, और इस पर चेक किया गया वेवलेंथ कितना रहा है, तो 0.02426 नैनोमीटर। आप इसको मीटर में, एंगस्ट्रम में, जिसमें चाहे आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका वर्किंग हमको लिखना होगा वाला, ठीक है। ये तो आपको समझा दिए, वर्किंग हमको लिखना होगा। इसका वर्किंग लिखेंगे, वर्किंग लिखकर डैश दीजिए, वर्किंग लिखकर डैश दिया जाए। बोला जाए, लिखेंगे अ बीम ऑफ comparatively slow electrons, a beam of comparatively slow electrons emitted by the electron gun, slow electrons emitted by the electron gun हो गया, made to fall on nickel crystal, and cut along cubical axis at a particular angle, फुल स्टॉप दे के लिखना होगा। द स्कैटर्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, फुल स्टॉप दे के लिखेंगे, द स्कैटर्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिसीव्ड बाय detector which can be placed at any angle, by rotating it about the point of incidence, तो ये बताइए इसमें पॉइंट ऑफ इंसिडेंस किसको कहा गया है, तो इस पॉइंट को कहा गया है। अब यहां से क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ अ फ्रेम, ठीक है,
ये फिक्स होता है बालक, ये जब रोटेट करेगा तो इतना ही रेडियस के सर्कुलर पाथ पे रोटेट करता है, ठीक है। और अलग अलग एंगल पर इसको सेट करके अलग अलग पोटेंशियल से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं और तब चेक करते हैं कि इसका वेवलेंथ कितना हुआ। क्लियर है बालक? पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट बीम, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट बीम, द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, incident beam of electron can also be vary by changing applied voltage to the electron gun। देखिए आपने क्या लिखा है कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे, जैसे जैसे हम वोल्टेज चेंज कर लेंगे, क्योंकि वोल्टेज तो वैरी होने वाला है, ठीक है, अलग अलग एंगल भी हम चेंज कर लेंगे, तो हमको हर बार एक नया वेवलेंथ मिलेगा, ठीक है। और हमको डिसाइड करना है कि ये वेवलेंथ मैक्सिमम कब होगा। पैराग्राफ चेंज करके फिर से एक बार लिखेंगे, दे फाउंड दैट अब देखिए इसमें हम लोग कंक्लूजन लिख रहे हैं, ठीक है, लिखेंगे, देन दे फाउंड दैट when beam of electron accelerated through a particular potential of 54 volt, was made to incident on nickel crystal, the intensity of scattered beam was maximum at a scattering angle phi equal to 50 degree, at a scattering angle phi equal to 50 degree, क्लियर है? तो देखिए आपने क्या लिखा, इसको समझिए। उन्होंने क्या पाया इस एक्सपेरिमेंट में कि 54 वोल्ट से, ध्यान देंगे, 54 वोल्ट से अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया जाता है कितना एंगल पर, तो 50 डिग्री के स्कैटरिंग एंगल पर, तो इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ होता है ये क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। यही ना आप लिखे हैं, the wavelength of electron will be maximum when potential of the electron 54 volt and a scattering angle 50 degree। क्लियर है बालक? लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, अकॉर्डिंग टू, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ, according to de Broglie wavelength, अच्छा एक मिनट, ये नहीं होगा बालक, ठीक है, ये एक और एक्सपेरिमेंट है वहां होगा, उसका नाम है कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट। यहां पर ये वैल्यू क्या होगा हम निकाल दे रहे हैं,
क्या लिखे अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो बताइए डी ब्रॉगली वेवलेंथ अभी कितना निकाले हैं 12.27 अपॉन अंडर रूट भी और 10⁻⁻10 मीटर, ये था ना बालक, नैनोमीटर में बता दीजिए 1.227 अपॉन, अब ये बताइए कि वोल्टेज तो हमको ऑलरेडी मिल चुका है, कितना वोल्टेज रखना है, तो 54 वोल्ट। अभी तो हम लोग पढ़े हैं कितना वोल्ट पर, तो आपने बोला कि सर 54 वोल्ट पर, यहाँ रख देंगे 54 वोल्ट, ठीक है। तो जब 54 वोल्ट रखिएगा तो ये कितना होगा, ये होगा 1.665, ये इसको राउंड फिगर में अगर लिया जाए तो 1.67 नैनोमीटर। पीछे वाला इक्वेशन बताइए, तो पीछे था इसमें, अभी देख ले रहे हैं, नहीं फर्स्ट, हो गया तो लिखा जाए। तो यहां पर भी कितना यूज किया गया है 54 वोल्ट। यहां लिख भी सकते हैं कि व्हेन V इक्वल टू 54 वोल्ट। ये कब मिलेगा, जब वोल्टेज कितना रखा जाएगा 54 वोल्ट। बोला जाए इसके नीचे लिखेंगे सो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट provide direct verification of de Broglie hypothesis, of wave nature, de Broglie hypothesis of wave nature for moving electrons, तो ध्यान देंगे अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर कौन बतलाया था, किस एक्सपेरिमेंट से बताया था, तो आप बोलेंगे डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से वेव नेचर को डिफाइन किया गया था। क्लियर है। और पिछले क्लास में हम लोग पढ़े भी थे मैटर वेव्स के बारे में। तो मैटर वेव्स के बारे में आपने यही पढ़ा था कि कोई भी मैटर पार्टिकल अगर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करता है तो इट हैविंग वेव नेचर। ठीक है, इसके पास कौन सा नेचर आ जाता है, वेव नेचर आ जाता है। अब इस वेव नेचर को प्रूव करना होता है तो याद रखेंगे कि यहाँ पर डेविसन और जर्मर का जो एक्सपेरिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। हम लोग लिखे भी हैं शुरू में कि इसका यूज क्या है, तो टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन। अब इस वेवलेंथ के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास पोटेंशियल होना चाहिए। तो पोटेंशियल कितना मिला इसमें 54 वोल्ट मिला है और स्कैटरिंग एंगल कितना मिला है 50 डिग्री मिला है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि मूविंग इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ मैक्सिमम होने के लिए पोटेंशियल कितना होना चाहिए और स्कैटरिंग एंगल कितना होना चाहिए। चलिए आगे हेडिंग दिया जाए, कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट इसको स्कैटरिंग ऑफ फोटोन पार्टिकल भी कहा जाता है। स्कैटरिंग ऑफ फोटोन पार्टिकल या स्कैटरिंग ऑफ फोटोन बाय इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। एक और नाम लिख लीजिएगा इसके अलावा, स्कैटरिंग ऑफ फोटोन बाय इलेक्ट्रॉन। स्कैटरिंग ऑफ फोटोन बाय इलेक्ट्रॉन भी इसको कहा जाता है।
हो गया ना जी, स्कैटरिंग ऑफ फोटोन बाय इलेक्ट्रॉन। हो गया, चलिए तो इसको पहले देख लीजिए, क्योंकि लिखेंगे तो हो सकता है नहीं समझ में आए, क्योंकि ये भी एक तरह का अरेंजमेंट ही है, एक्सपेरिमेंट ही है। तो देखिए इसको, तो इसमें क्या करना है बालक कि कोई इलेक्ट्रॉन लेना है और इस इलेक्ट्रॉन पर क्या करेंगे हम लोग, तो एक्सरेज को, ठीक है, इंसिडेंट कर देंगे, या कोई भी लाइट वेव ले सकते हैं, इंसिडेंट कर देना है। तो जब ये इसके साथ टकराता है तो इनका एक्चुअल पाथ कुछ ये था, लेकिन जब यहां पर कॉलिजन होता है तो ये वेव इस डायरेक्शन में आ जाता है और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो जाता है, और ये अपने एक्चुअल पाथ से, ठीक है, ये इनके एक्चुअल पाथ से ये फाई एंगल से और ये थीटा एंगल से डेविएट हो जाते हैं। तो यहां पर समझना ये है कि अगर इसका पहले वेवलेंथ लेमडा है, ठीक है, और बाद में, क्योंकि ये तो कॉलिजन के बाद का वेवलेंथ है, तो बाद वाला वेवलेंथ कितना है, लेमडा डैश है। अगर इसका पहले का एनर्जी ई है और बाद का एनर्जी कितना है, तो बाद का एनर्जी ई डैश ले लिया जाए, तो याद रखेंगे कि कॉलिजन के बाद जो इसका वेवलेंथ होता है पहले वाले वेवलेंथ से ज्यादा हो जाता है, और कॉलिजन के बाद जो एनर्जी है इसका एनर्जी डिक्रीज कर जाता है, मतलब ये एनर्जी ज्यादा होता है और ये कम। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये तो ज्यादा हो गया, ये कम है, तो बताइए ये कितना ज्यादा होगा, कैसे निकालेंगे शिफ्टिंग। तो आप बोलेंगे कि लेमडा डैश में से लेमडा को माइनस कर देंगे, जो आएगा वो मेरा शिफ्ट हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि सर ये ज्यादा है ये कम है, अगर इसको सब्ट्रैक्शन किया जाए तो इसको लेमडा सी बोलेंगे, इसको कॉम्पटन वेवलेंथ भी कहा जाता है, ये इसको डेल्टा लेमडा से भी लिखा जाता है। तो ये कॉम्पटन क्या कहलाता है, शिफ्ट कहलाता है, और इसका अपना एक वैल्यू होता है, वैल्यू होता है h अपॉन, ठीक है, एम नॉट सी होता है। एम नॉट सी क्या है, तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन होता है, सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और इसका एक इक्वेशन होता है जिसको कॉम्पटन इफेक्ट के लिए इक्वेशन कहा जाता है। तो बेसिकली हमको ये समझना है कि जब इलेक्ट्रॉन का कॉलिजन किसी एक्स रे से कराते हैं तो कॉलिजन के बाद इसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। कितना से शिफ्ट होगा, तो लेमडा डैश माइनस लेमडा से शिफ्ट हो जाएगा। अब इसका वैल्यू निकालना था, अभी आप 0 पॉइंट जो लिखे हुए थे हम लोग 0.02426, ये आपका शिफ्टिंग का ही वैल्यू था। तो चलिए इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, उसके बाद ही हम लोग डायग्राम वगैरह बनाएंगे। तो लिखा जाए, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, Arthur H. Compton discovered that Compton discovered that when X-rays हो गया बालक, Arthur H. Compton discovered that when X-rays फोटोन को ब्रैकेट में कर लीजिएगा, when X-rays photon incident on a loosely bounded electron, हो गया, loosely bounded electron, the scattered X-rays contain two components. One having longer wavelength, and the other having
and other having same wavelength, as that of the incident X-rays, as that of the incident X-rays. हो गया बालक। मतलब यहां पर दो कंपोनेंट हो गया, एक तो इसका अपना हो गया जो लॉन्गेस्ट होगा, और एक कह रहा है कि इंसिडेंट एक्सरेज फोटोन का जितना वेवलेंथ होगा उसके बराबर। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, द एक्सरेज फोटोन, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, द एक्सरेज फोटोन हैविंग, क्या हो गया बालक, छूट गया क्या? पैराग्राफ चेंज करके लिखो, द एक्सरेज फोटोन हैविंग लॉन्गर वेवलेंथ, the X-rays photon having longer wavelength which is known as modified radiation, which is known as modified radiation or incoherent radiation, or modified radiation or incoherent radiation, so the phenomenon of change of wavelength of scattered X-rays, photon is known as Compton effect, or Compton scattering, हो गया बालक। अब इसके लिए एक डायग्राम है, तो डायग्राम हम बना देते हैं, उसके बाद लिखना होगा। चलिए, तो सबसे पहले क्या ले लिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए जिसके साथ टक्कर करना है। तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, और किसके साथ टक्कर करना है बालक? तो एक्सरेज फोटोन। तो ये क्या है? एक्सरेज है, ये फोटोन है। तो ये बताइए, कॉलिजन के पहले इसका वेवलेंथ लैम्डा ले ले, और एनर्जी कितना? तो E इक्वल टू एच न्यू, या अगर लैम्डा का बात किया जाए तो H अपॉन P भी तो बोल सकते हैं, या P निकालिएगा तो H अपॉन लैम्डा हो जाएगा, जो भी आपको बताना रहे। और कॉलिजन के पहले इसका एनर्जी बता दीजिए, तो एनर्जी कहिएगा कि E है, ठीक। अब यहां पर आपसे पूछा जाए, यहाँ कॉलिजन तो हो रहा है लेकिन इसका पाथ कैसा होना चाहिए, तो आप बोलेंगे सीधा होना चाहिए। और यहाँ देख रहे हैं कि ये कॉलिजन के बाद ये इधर मूव कर गया, ठीक है। आप एक्सरेज फोटोन बोलेंगे कि एक्सरेज क्या है? फोटोन है, ठीक। तो ये बताइए, इसका नया वाला वेवलेंथ कितना होगा? लैम्डा डैश, और इसका एनर्जी कितना लिया जाए? तो ई डैश ले लिया जाए। अब एक और है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये भी शिफ्ट हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ है, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, तो ये बताइए दोनों एंगल कितना बनाता होगा? तो आप बोल सकते हैं सर ये फाई बना रहा है, ये थीटा बना रहा है, जो भी आपको लेना रहे। इच्छा होगी ना सर ऊपर ही थीटा लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको यही एंगल यूज करना है, याद रखिएगा, हमको यही एंगल यूज करना है। अगर थीटा भी लीजिएगा तो थीटा ही लेंगे, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं? तो हम लोग कॉम्पटन है,
इफेक्ट में स्कैटरिंग निकाल रहे हैं। तो स्कैटर्ड मतलब क्या होता है, चारों तरफ फैल जाना। तो यहाँ पर जब ये इससे टकराएगा तो ये किधर स्कैटर्ड हो रहा है, इस पाथ में स्कैटर्ड हो रहा है, तो एंगल यही वाला यूज करेंगे। अगर ये नीचे जाता तो ये नीचे वाला जो एंगल रहता वो लेते हम लोग। अब यहाँ पर आपको ये बताना होगा, यह लैम्डा जो है ये ग्रेटर देन लैम्डा है, और यहाँ जो एनर्जी है तो पहले एनर्जी ज्यादा था और बाद वाला एनर्जी क्या होगा, कम होगा। तो ये बताइए कि पहले एनर्जी ज्यादा था, बाद वाला एनर्जी कम होगा, तो एनर्जी यहाँ पर किस फॉर्म में रिलीज हो जाता है। तो याद रखेंगे, कॉलिजन जब होता है तो एनर्जी लाइट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में रिलीज हो सकता है। क्लियर है बालक? ये डायग्राम बना लीजिए पहले। हो गया बालक? और ये जो इलेक्ट्रॉन इधर आया है इसका एक नाम भी दे सकते हैं, इसको रिकॉइल इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। और ये जो आप एक्सरेज लिख रहे हैं इसको स्कैटर्ड एक्सरेज भी कहा जा सकता है, क्योंकि टक्कर के बाद वाला है। ठीक है, ये जो है इसको नीचे करना पड़ेगा। एक्सरेज फोटोन। और ये तो हमने लिख दिया, यहाँ पर लैम्डा डैश है और ये ई है। एनर्जी कितना था इसका, E इक्वल टू एच न्यू था। ठीक है, यहाँ पर कितना है, E डैश इक्वल टू एच न्यू डैश हो जाएगा। तो लैम्डा इक्वल टू कितना, H अपॉन P है। और यहाँ पर अगर P ऊपर कर लीजिएगा, यहाँ पे अगर P ऊपर कर लिया जाए तो कितना होगा, E अपॉन कितना हो जाएगा, लैम्डा। ये रिलेशन है जो हम लोग लिख रहे हैं, इसका जरूरत नहीं है समझने के लिए। अब लैम्डा देखिए, यहाँ जो आपने लैम्डा लिखा है तो लैम्डा की जगह पे जैसे इसको हमको हटाना होगा, तो लैम्डा को कैसे हटाइएगा, तो वहां से देखना होगा कि सर H अपॉन P आपने लिखा है, ये P डैश कर देंगे, और जब ये P डैश होगा तो क्या होगा, H अपॉन लैम्डा डैश। ठीक है, तो ये जरूरत नहीं है समझाने के लिए कि कभी अगर इसको हटाना हो रिप्लेस करना हो या फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के बीच रिलेशन बताना हो, ये सारा यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इतना लिख लेंगे। और इसमें ये कौन है, तो इसको अभी लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन हम लोग यूज किए हैं। तो यही क्या है, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है जिससे एक्सरेज फोटोन कॉलिजन कर रहा है। ठीक है, और टक्कर के बाद ये रिकॉइल हो गया इस डायरेक्शन में, और ये आपका स्कैटर्ड एक्सरेज हो गया। डायग्राम बना लिए, ये लिखे हैं ना कौन मैक्सिमम होगा कौन मिनिमम होगा, लिखा जाए पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। hence we can write the change in wavelength, hence we can write the change in wavelength is given by, the change in wavelength is given by, और डैश दे देना होगा, the change in wavelength is given by, और डैश दे देंगे। ये बताइए कि वेवलेंथ चेंज मतलब टक्कर के पहले आपका वेवलेंथ लैम्डा था, ध्यान देंगे, टक्कर के पहले, कॉलिजन के पहले आपका वेवलेंथ लैम्डा था, अभी लैम्डा डैश हो गया है, तो ये कितना का चेंज हुआ है। और इसी चेंज को हम लोग कॉम्पिटेंस शिफ्ट भी बोलते हैं, सुन लीजिए, कॉम्पिटेंस शिफ्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमको ये निकालना है कि पहले लैम्डा था, बाद में लैम्डा डैश हुआ, तो हमारा वेवलेंथ चेंज कितना हुआ कॉलिजन में, तो वही चेंज निकालेंगे, देखना होगा आपको। तो देखिए वाला, यहां लिखेंगे
लेमडा डैश माइनस लेमडा, अभी आपको बताया भी थे कि सब्ट्रैक्शन करके चीज निकालेंगे, तो आप इसको लेमडा सी भी कह सकते हैं, डेल्टा लेमडा भी कह सकते हैं। ये कितना होगा लेमडा सी और 1 माइनस कॉस फाइव। ठीक है, फाइव क्यों लिए हैं? क्योंकि ये स्कैटरिंग है, एक्स रेज फोटोन के साथ एंगल बना हुआ था। अब यहां पर इसका एक वैल्यू होता है जो अभी हम लोग लिखे थे, इसका एक और फॉर्मूला बना दे रहे हैं, देख लीजिए। तो ये जो होता है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेमडा डैश माइनस लेमडा इक्वल टू, ये होगा डेल्टा लेमडा और 1 माइनस कॉस फाइव, 1 माइनस कॉस फाइव, और इसका जो वैल्यू होता है, ठीक है, इसको कॉम्पिटेंस शिफ्ट बोला जाता है। इसका वैल्यू होता है h अपॉन एम नॉट सी, और ये वैल्यू यहां पर रख दीजिएगा। तो ये हो जाएगा लेमडा डैश माइनस लेमडा इक्वल टू कितना, h अपॉन एम नॉट इंटू सी 1 माइनस कॉस फाइव। अभी वैल्यू निकालेंगे क्योंकि ये सारा वैल्यू हम लोग जानते हैं, इसका वैल्यू सॉल्व करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी निकालेंगे भी। हमको ये बताना था कि इसमें हमारा शिफ्टिंग कौन सा है, तो यही शिफ्टिंग है, ये जो देख रहे हैं ना, यही शिफ्टिंग होता है। और ये शिफ्टिंग कितना होता है, तो 0 पॉइंट ये होता है। तो 0 पॉइंट कहां से आएगा, तो ये सब कुछ सॉल्व करने के बाद आएगा। ठीक है, तो आप कहां से लिखेंगे बालक, तो आप यहां तक लिखिए, इस लाइन को छोड़ दीजिए, ये दोनों लिखिए। कॉस फाइव याद कीजिए, जब हम लोग पढ़े थे किसमें, तो चार्ज वाला, जब आपको इलेक्ट्रॉन बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाता है, ठीक है, तो जाता है तो उस पर फोर्स लगता है। तो जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर रोटेट होगा किसी एंगल से, तो उसके लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, देख लीजिएगा उसमें कॉस में है कि नहीं। ठीक है, तो ये जितना एंगल से आप इसको स्कैटर्ड करेंगे वही एंगल है। और 1 माइनस क्यों है, क्योंकि 0 डिग्री से काउंट होता है। अगर इसको एंगल में चेंज कीजिएगा ना, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा आपका कहां से, cos 0 डिग्री हो जाएगा। और cos 0 से जहां तक आपको जाना है, हो गया बालक। अब यहां पर ये जो डेल्टा एच है, इसके बारे में कुछ हमको लिखना होगा। इसको इक्वेशन दे दीजिएगा, ये सारा फॉर्मूला ही है, इसको 1 दे देंगे। हो गया बालक, लिखेंगे इसके नीचे वेयर लेमडा सी इक्वल टू where lambda c equal to Compton wavelength, lambda c equal to Compton wavelength, lambda c equal to Compton wavelength, और ये कितना होगा 0.02426 एंगस्ट्रम। हो गया। चलिए एक और है इसमें, ये वाला, तो लेमडा डैश माइनस लेमडा इक्वल टू, इसको कहा जाता है क्या बोलेंगे, कॉम्पिटेंस शिफ्ट। हो गया बालक। और याद रखेंगे कि यहां जब होगा तो 1 ही होगा। क्यों होगा, तो इसके लिए डायग्राम में आपको आना पड़ेगा। ये बताइए कि आप यहां से शिफ्ट हुए ना बालक, तो ये 0 डिग्री होगा क्योंकि ये आपका एक्चुअल पाथ है, और यहां से जितना शिफ्ट होइएगा वही वैल्यू लेंगे। तो ये तो हम जानते हैं कि हम 0 से शिफ्ट हो रहे हैं, तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है, cos 0 का वैल्यू बालक 1 होता है। तो इसीलिए यहाँ पर 1 माइनस कॉस फाइव है, क्योंकि 1 से ही आपका शिफ्टिंग होगा। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। इसके नीचे लिखा जाए, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, द चेंज इन, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, द चेंज इन वेवलेंथ और कॉम्पिटेंस शिफ्ट, द चेंज इन वेवलेंथ और कॉम्पिटेंस शिफ्ट डिपेंड्स ओनली, competence shift depends only
depends only the angle of scattering, the angle of scattering phi, the angle of scattering phi, and it is independent, the nature of, it is independent the nature of scattering, it is independent the nature of scattering, द नेचर ऑफ स्कैटरिंग, मतलब है ये नेचर ऑफ स्कैटरिंग से इंडिपेंडेंट होता है। तो ये बताइए कि क्या लिख सकते हैं कि लेमडा डैश माइनस लेमडा इक्वल टू कितना आपने लिखा था, तो लेमडा सी, और ये कितना था बालक, 1 माइनस कॉस फाइव। अब इसको अगर शिफ्ट करना है तो लेमडा डैश माइनस लेमडा, इसको डेल्टा लेमडा भी कहा जा सकता है। इसको हटा दे, हम इसके जगह पे क्या यूज कर लेंगे, तो डेल्टा लेमडा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो रहा है, डिफरेंस है। तो ये कितना होगा, ये होगा h अपॉन एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस फाइव। अब h क्या है, प्लांक कांस्टेंट, एम नॉट क्या है, अरेस्ट मास ऑफ फोटोन, c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस सारा वैल्यू अगर रखते हैं, ठीक है, तो ये वैल्यू कितना आता है, तो 0 पॉइंट, ठीक है, इसका यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि ये जो है 0.02426 एंगस्ट्रम के इक्विवेलेंट आता है, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये किसको सॉल्व करने पे आया है, ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला, इसको सॉल्व करने पर आता है। तो इसको लिखा जा सकता है डेल्टा लेमडा इक्वल टू 0.02426 इंटू 1 माइनस कॉस फाइव। पीछे वाला नंबर बताइए तो कितना था, 1 था ना। तो ये दोनों को एक में कर दिया जाए, ये दोनों को एक में कर दिया जाए, ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 3। देख लीजिए तो तो ये क्या है बालक, तो ये कॉम्पिटेंस शिफ्ट के लिए डेरिवेशन किया गया है। हो गया। एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जिसका नाम है कैथोड रेज, इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल बोले थे कि 4 से 6 पढ़ाएंगे, तो अभी आधा घंटा है हमारे पास। हो गया बालक। तो ये जो डेरिवेशन है इसके किसके लिए है, तो कॉम्पिटेंस शिफ्ट के लिए है, ठीक है। और ये जो वेवलेंथ है जो आपने निकाला है, ये भी कॉम्पिटेंस शिफ्ट का ही है, क्योंकि ध्यान देंगे लेमडा डैश माइनस लेमडा क्या होता है, तो चेंज इन वेवलेंथ। ये वेवलेंथ कैसे चेंज हुआ है, तो ड्यू टू कॉलिजन ऑफ एक्स-रेज फोटोन एंड लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। अभी डायग्राम में आप देखे थे कि एक लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन था, उससे एक्स-रेज फोटोन टक्कर किया, तो इतना वेवलेंथ का चेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत बालक? चलिए आगे हेडिंग दिया जाए कैथोड रेज, आगे हेडिंग देंगे, इसको हटा दें। कैथोड रेज, हो गया कैथोड रेज। थोड़ा सा लैंग्वेज है, इसके बाद प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी पूछा जाता है जनरली आपके एग्जाम में, तो प्रॉपर्टी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लिखा जाए, लिखेंगे इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग it was thought that, in the beginning it was thought that cathode rays, in the beginning it was thought that cathode rays
cathode rays might have cathode क्या लिखे हैं, cathode rays might have wave nature, but later when electric and magnetic field deflected the cathode rays when electric and magnetic field deflected the cathode rays, it was concluded that they have conclude किया जाता है ना, वही concluded that they have negatively charged particles. मतलब शुरू में हम कैथोड रेज को क्या माने थे, वेव नेचर का, ठीक है, और ये माने थे कि ये मतलब इसके पास चार्ज नहीं होता है, यही माने थे। लेकिन जब देखा गया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट होने लगा, तब से इसको नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कहा गया, ठीक है। और ये कैसे डिसाइड होगा, तो एक एक्सपेरिमेंट है जे थॉमसन का और एक मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अब सुने होंगे, केमिस्ट्री में शायद था पढ़ने के लिए, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, द डिटर्मिनेशन ऑफ देखिए इधर चार्ज अपॉन मास, द डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज अपॉन मास बाय जे थॉमसन, चार्ज अपॉन मास देखिए लिखा हुआ है बाय जे थॉमसन and determination of charge by Millikan, oil drop experiment, that conform cathode rays are fast moving electrons, मतलब इन दोनों का एक्सपेरिमेंट, इससे क्या मालूम चला कि कैथोड रेज क्या है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। अंडरलाइन कीजिए तो, कैथोड रेज आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, अंडरलाइन कर लेंगे, फुल स्टॉप देके लिखा जाए, द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज the charge of an electron is डैश दे दीजिए, देखिए -1.6 into 10 to the power -19 कूलम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कितना 9.11 into 10 to the power -31 kg। अभी तो आया भी था पीछे। तो इस तरीके से स्पेसिफिक चार्ज हम लोग निकालते हैं, ठीक है। हम लोग चैप्टर 1 में भी स्पेसिफिक चार्ज निकालना सीखे थे, चार्ज अपॉन मास से निकालते हैं। हो गया बालक। तो ये बताइए कैथोड रेज के बारे में आपको क्या मालूम चला कि बिगिनिंग में, शुरू में इसको वेव नेचर का माना जाता था, ठीक है, इसको चार्जलेस माना जाता था कि इसके पास कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जब जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट हुआ, मिलिकन का एक्सपेरिमेंट हुआ, तो मालूम चला कि कैथोड रे हैव नेगेटिव नेचर, मतलब इट माइट हैव
फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है और इसके पास निगेटिव नेचर होता है। ठीक है, कैसे मालूम चला? तो जब देखा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ये डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, तो इसको माना गया कि ये चार्जलेस तो नहीं है, क्योंकि अगर चार्जलेस रहता तो ये न्यूट्रल रहता, डिफ्लेक्टेड नहीं होता। जैसे फोटोन कहीं डिफ्लेक्ट ही नहीं होता है, गामा रेज पढ़े हैं उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। क्यों? दोनों चार्जलेस होता है। फोटोन भी पार्टिकल नेचर में चार्जलेस होता है और गामा रेडिएशन में आपका चार्जलेस होता है, लेकिन ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब इसके पास चार्ज होता है। तो ये जो दोनों एक्सपेरिमेंट हुए उससे क्या मालूम चला कि कैथोड रे क्या है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। हेडिंग देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। तो बहुत लंबा हो जाएगा ना जी वीडियो। चलो ठीक है, कोई हाथे नहीं लगाएगा। इतना लंबा कौन देखने गया? एग्जाम में नहीं आएगा को लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो एक एक करके लिखेंगे। एक नंबर में लिखा जाए कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। हो गया। 2 नंबर में लिखेंगे, 2 नंबर पॉइंट में लिखा जाए कैथोड रेज पोजेस मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, कैथोड रेज पोजेस मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी मतलब ये मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों रखता है। हो गया बालक। चलिए 3rd नंबर पॉइंट में लिखा जाए कैथोड रेज प्रोड्यूस हीट, कैथोड रेज प्रोड्यूस हीट व्हेन स्ट्राइक विद द produced heat when strike with the surface, produced heat when strike with the surface, जब सरफेस से स्ट्राइक करेगा तो हीट प्रोड्यूस करेगा। 4 नंबर पॉइंट में लिखा जाए कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, deflected by electric field as well as magnetic field, electric field as well as magnetic field। हो गया। 5 नंबर पॉइंट में लिखेंगे they can behave as wave, this shows the interference and diffraction properties, हो गया। मतलब जब वेव मानिएगा तो डिफ्रैक्शन है और इंटरफेरेंस दोनों दिखाएगा। अगले पॉइंट में लिखा जाए कैथोड रेज affected the photographic plate, कैथोड रेज affected the photographic plate। 7 नंबर पॉइंट में लिखेंगे cathode rays having a small ionizing power, cathode rays having a small ionizing power, 8 नंबर में लिखेंगे cathode rays travel, 8 नंबर पॉइंट में लिखा जाए cathode rays travel with very high speed,
विथ वेरी हाई स्पीड, इसी में लिखना होगा द स्पीड ऑफ कैथोड रेज, द स्पीड ऑफ कैथोड रेज, द स्पीड ऑफ कैथोड रेज इज अबाउट 10%, is about 10% of the speed of 10% of the speed of light, मतलब स्पीड ऑफ लाइट का 10% होता है, तो 10% भी तो बहुत ज्यादा ही ना हो गया जी। उसका स्पीड कितना होता है 3 × 10⁸। अब उसका 10% निकाल लेना होगा, कितना पॉइंट हुआ जी। चलिए एक और लिख लेते हैं, लिखेंगे कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, negatively charged particles, negatively charged particles, हो गया। तो आपको 5 ही लिखना है, ये जब आएगा तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में ही आएगा, ये लॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो एक बार आपको फिर से इसको रिवाइज कर लेना होगा, पढ़ लेना होगा, ठीक है। बंद करो बालक।